let us start. Good morning to all of you once again in this business study class. Yesterday we were making a discussion on chapter number 2, that is principle of management. हम इस के ऊपर जो डिस्कस कर रहे थे और कल हमने जो हेनरी फ्यूल के जो डिस्कस किए थे हम उनके ऊपर एक बार दोबारा से पॉइंट देख लेते हैं। तो आपके हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स हैं, उसमें पहला प्रिंसिपल जो मैंने परसों करवाया था वो मैं फिर आपको रिवाइज करा दूँ ताकि आपको याद आ जाए। पहला प्रिंसिपल आपका था डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क यानी हेनरी फ्यूल ये बोलता है कि आप काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उनके डिपार्टमेंट बना दो और हर डिपार्टमेंट का हेड बना दो और उसकी जिम्मेवारी दे दो, उससे काम आपका ज़्यादा बढ़िया होगा। दूसरा आपके पास में था दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फ्यूल ये कहता है कि आप जो है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दोनों बराबर बराबर दे दीजिए। अगर आप किसी से काम लेना है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ में अथॉरिटी दीजिए और जिसको अथॉरिटी दी उसके साथ साथ में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए ताकि काम टाइम पे पूरा हो। अगर आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी अथॉरिटी नहीं दी तो काम पूरा नहीं हो पाएगा और जिसको अथॉरिटी दे दी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी तो उसका काम का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो दूसरा आपका प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था। थर्ड आपके पास में था डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये था इसमें कि वन शुड कीप देयर वर्ड्स, एवरीवन शुड कंप्लीट देयर कमिटमेंट्स। तो वो चाहे वो आपके वर्कर्स हैं चाहे मैनेजमेंट है, अगर वर्कर्स को जिस टर्म एंड कंडीशन पे उनको अपॉइंटमेंट दिया गया है उन अपॉइंटमेंट्स के टर्म्स पे काम करे और मैनेजमेंट ने उनसे जो वर्ड्स दिए हैं, जो कमिटमेंट किया कि उनकी सैलरी, उनकी इंक्रीमेंट, उनके प्रमोशन टाइम पे दी जाएगी तो वो भी उनको मिलना चाहिए। अदरवाइज आपका जो स्टाफ है वो मोटिवेटेड नहीं होगा और काम बढ़िया नहीं हो पाएगा। और नेक्स्ट आपका जो फोर्थ था वो यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में ये बोला गया था कि वन सबॉर्डिनेट मस्ट हैव वन सुपीरियर, मीन्स ए सिंगल पर्सन शुड हैव ए सिंगल बॉस। एक आदमी का एक ही बॉस होना चाहिए। मल्टी बॉस होगा तो उससे आपके कन्फ्यूजन और रीचोज क्रिएट होंगी जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेसिटी है वो आपकी कम हो जाएगी, यानी आपकी प्रोडक्शन है या ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो ये आपका फोर्थ था। फिफ्थ आपके पास होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिफ्थ आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आवाज़ बेटा क्यों नहीं आ रही क्लियर? आज ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? बाकी पहले तो नहीं आई। हो सकता है कि नेटवर्क की कहीं दिक्कत हो पर्सनल लेवल पे। आप अपने फ़ोन जो बंद करके देख लो, स्विच ऑफ करके दोबारा से खोल लो, उससे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। हाँ जी, आपका जो था यूनिट ऑफ डायरेक्शन। यूनिट ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि वन यूनिट वन प्लान। अगर आपके बिजनेस में कई प्रकार की डिविजन्स हैं, आपकी कॉस्मेटिक की है, आपके टेक्सटाइल्स की है, आपकी कंप्यूटर की है, आपका जो है ना शूज़ बनाने की है, कई प्रकार की आपकी डिविजन्स हैं, तो आपका वन डिवीजन के लिए वन प्लान होना चाहिए। ठीक है, आपका ये नहीं कि आपने एक कॉस्मेटिक डिवीजन के लिए जो प्लान बनाया वो टेक्सटाइल में लागू नहीं हो सकता। तो यानी यूनिट ऑफ डायरेक्शन का मतलब हुआ कि आपकी एक यूनिट में एक ही प्लान आपकी कामयाब होगी, दूसरी यूनिट के प्लान उसके अंदर ना डालें। ठीक है, तो ये हमने किया था, कल तक हमने ये किया था। आज हम जो सिक्स्थ कर रहे हैं वो कर रहे हैं सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सबॉर्डिनेशन, आपके सबॉर्डिनेशन की स्पेलिंग है SUBORDIN। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट।
सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट, टू जर्नल इंटरेस्ट। अब सबॉर्डिनेशन का मतलब होता है त्याग कर देना या समर्पण कर देना, वो तो आपको कहलाता है सबॉर्डिनेशन, कि आप जब त्याग कर दो किसका, इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल होता है व्यक्तिगत, इंटरेस्ट होता है स्वार्थ या मतलब। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग कर दो किसके लिए, टू जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट होता है सभी के इंटरेस्ट के लिए, सभी का इंटरेस्ट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सभी किससे हैं, ऑर्गेनाइजेशन से हैं। इफ देयर विल बी नो ऑर्गेनाइजेशन देन देयर विल बी नो एम्प्लॉय। इट मीन जनरल इंटरेस्ट किसका है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट का। हम यूँ भी कह सकते हैं कि सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, हम ये ऐसा भी बोल सकते हैं। अब इसमें कहता है कि हेनरी फ्योल ये कहता है कि आपका जो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट जो सुपरसीड करना चाहिए पर्सनल इंटरेस्ट से, कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का भला वो किसी भी कर्मचारी के या पर्सनल भले से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका एम्प्लॉय जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है वो अपना कोई इंटरेस्ट लेके आता है, दैट इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट मे बी इन द सेम डायरेक्शन, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आपके एम्प्लॉय का ये इंटरेस्ट है कि मैंने जो है ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा साथ ही मेरी सैलरी बढ़ेगी, तो दोनों का ठीक है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेंगे तो उसकी सैलरी बढ़ेगी, दोनों पॉजिटिव चल रहे हैं, तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये होती है कि जब आपका ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट और आपका जो एम्प्लॉय इंटरेस्ट है वो दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में चल पड़ते हैं। कि एम्प्लॉय ये कहता है कि मुझे तो अपनी सैलरी से मतलब, ऑर्गेनाइजेशन चाहे लॉस में हो कुछ भी हो, मुझे काम नहीं करना और मुझे तनख्वाह ज़्यादा लेनी, मेरे को सैलरी ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर आपके जो मैनेजर्स हैं उन मैनेजर्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो उनको रिकनसाइल करे, उनको कैसे न कैसे कोशिश करे कि वो जो है आपके दोनों एक साइड में हो जाए, कि दोनों वन साइडेड वो चले, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस होगी तो एम्प्लॉय की प्रोग्रेस भी होगी। पर कई बार ऐसा भी होता है कि अगर ऐसा नहीं हो पाता तो उस समय आपके पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ करके ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के ऊपर आ जाना चाहिए। यानी कि अगर एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं बढ़ रही है तो उसको ये मान लेना चाहिए कि मेरी सैलरी बढ़े ना बढ़े, मेरा ऑर्गेनाइजेशन बचना चाहिए। या हम ये कह सकते हैं कि अगर ये लगता है कि कोई एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर नहीं है, ही इज़ नॉट वर्किंग इन फेवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ही इज़ डूइंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ओनली, तो उस एम्प्लॉय को फायर भी कर दें, उसको ऑर्गेनाइजेशन निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो उसका सबॉर्डिनेशन कर देना चाहिए। इसी प्रकार से एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि मान लो कि आपका जो मैनेजर है, अब मैनेजर जो है वो रॉ मटेरियल खरीदता है, तो रॉ मटेरियल खरीदता है तो उसके लिए सबसे बढ़िया तो ये है कि ही शुड कॉल द कोटेशंस फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स। अलग अलग जो सप्लायर्स हैं उन सभी से माल के रेट पूछने चाहिए, रेट मंगवाने चाहिए, उसी को बोलते हैं कोटेशन, कि वो अपने रेट सभी के सभी बता के जाए कि हमारे ये रेट है। एंड वेयर द रेट्स आर लोअर एंड द क्वालिटी इज आल्सो गुड, ए मैनेजर शुड परचेज दैट मटेरियल। सामान्य सी बात, नॉर्मल चीज़ है कि हमने वही चीज़ खरीदनी चाहिए जो कि आपकी सस्ती भी क्वालिटी बढ़िया है। बट सम टाइम इट हैपन्स दैट कि some non-person of manager are available in the suppliers and they have the higher rate and low quality, and manager became biased and ordered for the raw material to the non-person, and due to this low quality and high rate your organization face a heavy loss. It means you have served your personal interest or individual interest, not to the general interest. In that case मैनेजर शुड सबॉर्डिनेट हिज इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मैनेजर को अपने व्यक्तिगत चीज़ों को छोड़ देनी चाहिए और उसी से खरीदना चाहिए माल जिस जगह पे आपका सस्ता मिलता है। ठीक है, अब इसके जो है आपके पॉजिटिव रिजल्ट क्या होंगे, आपका फ़ायदा क्या होगा अगर इस चीज़ को हम लागू करते हैं।
तो पहला फायदा होगा अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, आपका ऑर्गेनाइजेशल गोल अचीव होगा। यानी ऑर्गेनाइजेशल गोल का मतलब आपका प्रॉफिट मोटिव है, आपकी क्वालिटी प्रोडक्शन है, आपका जो है चीप एंड गुड प्रोडक्ट है, वो आप अचीव कर पाएंगे, यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे। सेकंड, कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर आपका ये सबॉर्डिनेशन का अगर प्रिंसिपल आप लागू करते हैं तो आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट दोनों कंप्लीट होंगे, और अगर आप पर्सनल इंटरेस्ट को रखेंगे तो दोनों ही डिफीट होंगे। और आपका अगर ये चीज़ें हम लागू नहीं करते तो उसके नुकसान क्या होंगे? तो नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी पहले वाला का नेगेटिव हो गया कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं होगा। इवन एम्प्लॉय विल आल्सो सफर द लॉस इन लॉन्ग रन, और इवन एम्प्लॉय भी जो है लॉन्ग रन में वो सफ़र करेंगे, लॉस होगा उनको, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक नहीं चलेगा तो नेचुरली आपका ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक नहीं चलेगा तो आपकी नौकरियां भी नहीं बचेंगी। तो इसलिए आपका सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल हेनरी फ्योर बोलता है कि आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को भूल जाइए, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट की तरफ आप चलिए। ठीक है जी। अब इसके लिए कुछ की पॉइंट्स हैं, आप उनको याद रख लो तो आप इनको एक्सप्लेन कर लोगे। तो पहला आपका है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, यानी आप इनको एक्सप्लेन ये करेंगे कि पर्सनल इंटरेस्ट से ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा बेटर है। दूसरा, वाइल टेकिंग द डिसीजन मैनेजर मस्ट गिव द प्रायोरिटी टू द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉट टू द पर्सनल बेनिफिट, यानी ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट को जो प्रायोरिटी देना चाहिए मैनेजर को, ना कि पर्सनल को। और ट्राई टू अचीव द पर्सनल गोल विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल नॉट बाय सेक्रीफाइसिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, आपका जो है पर्सनल गोल को भी अचीव करना चाहिए पर उसमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल को सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। यानी यही मेन पॉइंट आपके इसे टॉपिक के अंदर हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका सेवन्थ है रेमुनरेशन ऑफ पर्सन्स। सेवन्थ है रेमुनरेशन रेमुनरेशंस ऑफ एम्प्लॉइज या पर्सन्स। ठीक है, एम्प्लॉय या पर्सन। रेमुनरेशन का मतलब होता है तनख्वाह या वेतन या सैलरी कहें, तो वो आपका क्या रहता है? रेमुनरेशन। तो इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल ये कहता है कि आपकी जो सैलरीज है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट शुड पेड फेयरली, उनको जो है अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए ताकि उनको जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। यानी आपका एम्प्लॉय कब काम करता है? व्हेन ही गेट द फेयर रेमुनरेशन, मीन्स व्हेन ही इज सेटिस्फाइड विद द सैलरी और विद द रेमुनरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसको जो इतनी सैलरी जरूर मिलनी चाहिए कि वो जो है अपना जीवन अच्छे तरीके से जी सके, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अच्छे तरीके से मेंटेन कर सके। ठीक है। अब इसमें जो है वो कई बार ऐसा भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन है कि अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो उन चीज़ों को नहीं दे पाता, तो उसके लिए जो है ये भी देखना पड़ता है कि क्या उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है ऑर्गेनाइजेशन की। अगर फाइनेंशियल कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा सैलरी नहीं दे पाएगा, उसको भी देखना पड़ेगा। बाय कीपिंग द माइंड द मिनिमम वेज एक्ट ऑफ गवर्नमेंट के मिनिमम वेज क्या है? जैसे कि आज के टाइम में मिनिमम वेज जो है वो कम से कम 14,000 पर मंथ के हिसाब से, किसी को इससे कम सैलरी नहीं दे सकते आप। तो पहला तो पेइंग कैपेसिटी कितनी है आपकी, दूसरा आपका गवर्नमेंट के मिनिमम वेज क्या है, और तीसरा जो है वेजेस सैलरी पेड बाय द कंपटीटर। आपके जो कंपटीटर हैं वो, यानी आपकी जो दूसरी कंपनीज हैं वो गवर्नमेंट वेज से तो ऊपर दे रही हैं, पर कितना दे रही हैं? आपको उनके बराबर भी देना चाहिए, क्योंकि एवरी एम्प्लॉय कंपेयर द सैलरी विद द अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट दे आर पेइंग सो मच, वी शुड आल्सो गेट दिस मच अमाउंट। तो इसलिए उनको फिर जो सैलरी मिलनी चाहिए। अब एग्जाम्पल के लिए हम कहें कि अगर मान लो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने को सैलरी वो ठीक ठाक दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी साल उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ, ऑर्गेनाइजेशन को ना आपके बिजनेस को अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो उस हालत में एम्प्लॉयज भी चाहता है कि हमने काम किया तो हमारे को कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, तो उनकी परमानेंटली सैलरी तो नहीं बढ़ा सकते। वी कांट इंक्रीज ए परमानेंट सैलरी बिकॉज इट वॉज सम रीजन दैट द प्रॉफिट ऑफ दिस ईयर इंक्रीज्ड, बट यू कैन अनाउंस द बोनस।
आफ्टर प्रोवाइडिंग द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को जो डिविडेंड वगैरह वगैरह देने के बाद है, बिजनेस के खर्चे घटाने के बाद में जो आपके यहाँ से बचा, उस पैसे को जो है एम्प्लॉयज़ में उस साल बोनस के रूप में दिया जा सकता है। अगर आप उस बोनस के रूप में दे देंगे तो ये होगा कि एम्प्लॉयज़ को खुशी होगी कि अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा कमाता है तो हमें बोनस मिलता है, तो उससे उसके ऊपर जो है एक पॉजिटिव इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है। अब इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट कौन से होंगे इस प्रिंसिपल के, यानी रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के पॉजिटिव इफेक्ट कौन से होंगे? पहला होगा एम्प्लॉयज़ गेट मोटिवेटेड, एम्प्लॉय जो है उसको मोटिवेशन मिलेगा, यानी वो प्रोत्साहित होगा कि वो और ज़्यादा काम करेगा। दूसरा है डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इम्प्रूव्स, तो अगर आप उनको बोनस देते हैं जिस साल भी प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, तो नेचुरली उन लोगों का कमिटमेंट और डिवोशन वो आपके बिजनेस के लिए और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे कि अगर आपके इंक्रीज इन टर्न ऑफ एम्प्लॉयज़, आप सैलरी अच्छी नहीं देते हैं, बिजनेस खूब कमा रहा है, आप अच्छी सैलरी नहीं देते, तो जैसे एम्प्लॉय को मौका लगेगा ही विल लीव योर ऑर्गेनाइजेशन, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भाग जाएगा, यानी टर्नओवर हो जाएगा, एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ेगी। जैसे जैसे एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं, नए एम्प्लॉयज़ आएंगे, वो आपका वेस्टेज ऑफ रिसोर्स करेंगे, उससे आपका ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जाएगा और आपकी क्वालिटी है, प्रॉफिट है, वो भी घटेंगे। डिससेटिस्फेक्शन एंड डिमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ के अंदर जो है डिससेटिस्फेक्शन भी हो जाएगा और वो डिमोटिवेट भी होंगे कि हम काम क्यों करें, हमें तो इतना ही मिलना है। तो ये इसके नेगेटिव इफेक्ट होंगे। अब इसमें कीवर्ड्स कौन से होंगे कि रेमुनरेशन ऑफ पर्सन्स में फेयर पे एंड एडिक्वेट वेजेज एंड सैलरीज, यानी इस पॉइंट में क्या लिखना है आपने, इसमें आपने फेयर वेजेज और सैलरी के बारे में बात करनी है। पे फेयर वेजेज दैट एम्प्लॉय कैन मेंटेन द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और वो फेयर सैलरी क्या होगी कि उनका जो है स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाए कम से कम। और विद इंक्रीज प्रॉफिट प्रॉस्पेरिटी ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज द एम्प्लॉय सैलरीज एंड वेजेज आल्सो, और जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज और वेजेज को बढ़ाना चाहिए। आपका जो है किस प्रकार से, और दूसरे तरीके कौन से हैं, शेयरिंग ऑफ गेन विद एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को है जो प्रॉफिट है उसमें कुछ हिस्सा देना चाहिए। मैच विद द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड आगे प्रिंसिपल आएगा, उसके हिसाब से उनको शेयर करना चाहिए। एज पर द फाइनेंशियल कैपेसिटी और द बिजनेस, और बिजनेस की फाइनेंशियल कैपेसिटी कैसी है उसके हिसाब से पे करना चाहिए। तो ये आपका 7 था। 8th आपका जो प्रिंसिपल है वो आपके पास है सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है केंद्रीयकरण, यानी आपका सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग यहाँ पर बनता है केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण का मतलब होता है कि द पावर्स आर केप्ट इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड एज ए सेंट्रलाइजेशन। आपने जो पावर्स हैं वो मालिक लोग या जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अपने हाथों में पावर्स को रखते हैं। एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स द पावर्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड among all the management levels, means top level, middle level, lower level, means the centralization means all the powers concentrate in the hand of the top level management, and decentralization means the powers is distributed in the lower level and middle level management to all the officers and all the employees। तो ये आपका कहलाता है जी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो आपका जो है, जो मैं पढ़ देता हूँ लाइन को, सेंट्रलाइज्ड रेफर टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर्स इन फ्यू हैंड्स एट टॉप लेवल, कि आपका कंसंट्रेशन का मतलब है कि टॉप लेवल पे कुछ लोगों के हाथ में पावर का होना, वो आपका कहलाता है सेंट्रलाइजेशन। ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग है, डिसेंट्रलाइजेशन मीन इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के हर लेवल के ऊपर जो है उसके पावर्स को बांट देना। तो हर लेवल का मतलब क्या हुआ, हर लेवल का मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फ्यूल कंपनी मस्ट कीप द कंप्लीट, मस्ट नॉट कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन
or completely decentralization, but must be the combination for the both depending upon the size of the organization. अब हेनरी फ्यूल ये कहता है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के दोनों खतरनाक हैं। आपका सेंट्रलाइजेशन हो रहा है तो वो भी खतरनाक है, डिसेंट्रलाइजेशन है वो भी खतरनाक है। तो आपका सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन both are required according to the size of the organization. If the size of the organization is very small, then centralization can be successful. If the organization is large in size, then decentralization must. तो आपका डिसेंट्रलाइजेशन भी जरूरी है, क्योंकि एक आदमी सारे डिसीजन नहीं ले सकता है। तो इसलिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आपका दोनों के दोनों आपके जरूरी हैं। अब आपका डिसेंट्रलाइजेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि हाउ मच द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज एंड हाउ मच competent employees you have appointed. If the employees are competent and experienced one and they can handle the power easily, तो वहाँ पर आपका डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सकता है। ठीक है, अब आपके इसमें एज एग्जाम्पल है जैसे कि पंचायती राज है, इन आवर कंट्री पंचायती राज। तो आपका जो है 1987 से पहले आपका जो है पंचायतों के पास में पावर से ज़्यादा नहीं होती थी, गांव में काफ़ी कम पावर्स होती थी, सारे के सारे पावर्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होती थी। तो अब जो है 1987 के बाद में जैसे कि आपके राजीव गांधी जो पावर में आए तो उन्होंने पंचायती राज को जो है वो डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी अब गाँव के पंचायतों को ज़्यादा पावर्स दे दी गई उनको डिसीजन मेकिंग के लिए। तो उससे क्या हुआ कि अब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, आपकी स्टेट गवर्नमेंट और आपकी जो लोकल गवर्नमेंट का आपके शहर में जो मेयर हैं या पार्षद हैं और गांव में जो आपकी पंचायत हैं उन लोगों के पास में अच्छी पावर से आ गई। तो ये एक नेशनल लेवल का जो डिसेंट्रलाइजेशन का तरीका आपका है। इसके पॉजिटिव इफेक्ट कौन से होंगे? बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन, आपके दोनों के दोनों बेनिफिट इसमें मिलेंगे, सेंट्रलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा और डिसेंट्रलाइजेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। क्योंकि सेंट्रलाइजेशन का बेनिफिट तो ये मिलेगा कि आपके कुछ पावर्स जो हैं वो आप अपने हाथों में रखेंगे, और डिसेंट्रलाइजेशन का बेनिफिट इसलिए मिलेगा कि अगर आपका साइज बड़ा है तो अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनका अथॉरिटी दे रहे हैं, उसका डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। ठीक है जी। फास्ट डिसीजन एट ऑपरेशनल लेवल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय द टॉप लेवल, आपका जो है ऑपरेशनल लेवल के ऊपर फास्ट डिसीजन होगा आपके सबसे लोअर लेवल पे कि कितना मटेरियल किस प्रकार से कैसे बनाना है, और टॉप लेवल का जो है वो मैनेजमेंट आपका ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो पाएगा। अगर आपका इससे को नहीं फॉलो करते हैं तो आपकी क्या दिक्कत होंगी? तो इसमें जो है आपका कहता है कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन डिले ऑफ डिसीजन। अगर केवल सेंट्रलाइजेशन रखेंगे तो डिले इन डिसीजन होगा, क्योंकि सारे के सारे डिसीजन एक आदमी करेगा। अगर दोनों को लागू ना करेंगे तो उस हालत में कराए, तो आपका अगर सेंट्रलाइजेशन करते हैं तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन जो है उससे मिसयूज ऑफ अथॉरिटी होगा। तो इसलिए दोनों के अपने हैं। यहाँ पर तो क्या होगा कि अकेला डिसीजन नहीं ले पाता, इसमें मिसयूज हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन अकेला रहा तो। इसलिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के दोनों आपके होने जरूरी हैं, तभी आपका रिलेशन ज़्यादा बढ़िया चल पाएगा। ठीक है जी। अब आप क्या कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, अभी आपने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों को देखा, तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो हम इसको देख लेते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ। तो मैंने आपको अभी तक जो 8 बताए हैं, टोटल जो 14 है। पहला डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिट ऑफ कमांड, यूनिट ऑफ डायरेक्शन, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, और रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, और सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम बात करते हैं कि आपका सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, हम उसकी बात हम करते हैं। एक बार 2-3 पॉइंट हैं छोटे छोटे, मैं डिस्कस कर देता हूँ। वैसे तो आपके माइंड में आ ही गए होंगे, क्योंकि इतना बताने वाले कोई दिक्कत नहीं रहती है, तो मैं आपको जो बता देता हूँ उसका। पहला आपके पास मीनिंग हम पॉइंट बनाते हैं, ये आपने कर लिया जी। तो यहाँ पर आपका हमने ले लिया मीनिंग, बेस बना लिया, और ये हो गया सेंट्रलाइजेशन, और ये आपके पास हैं जी डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन
ठीक है, पहला आपके पास में है मीनिंग। अब उसका मीनिंग में तो आप समझ ही गए सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग आपका क्या होता है। तो सेंट्रलाइजेशन का जो मीनिंग होता है वो आपके पास में है, सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग में, सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग है कि आपका जब पावर्स एट हायर लेवल ओनली, पावर्स ओनली इन हायर लेवल, हायर लेवल में आपके पावर्स का होना, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। जबकि इसके अंदर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल, सभी लेवल पे अथॉरिटी को बांट देना, ये आपका मीनिंग होगा। ठीक है, तो पहला मीनिंग तो ये था, इसमें तो पावर्स फ्यू हैंड्स में और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकंड है अथॉरिटी एट ए डिफरेंट लेवल, इसमें अथॉरिटी जो है किस किस लेवल पे होती है, तो इसमें जो है लेवल है तो ये टॉप लेवल के ऊपर होती है अथॉरिटी, और इसमें जो है ऑल लेवल्स के ऊपर होती है। ठीक है, तो ये आपके जो है दोनों के दोनों इसमें डिफरेंस थे। ठीक है, हाँ जी, कोई ऐसा आपने कुछ क्वेश्चन है, कोई आपने इन प्रिंसिपल्स में पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं मेरे से आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट है, जिसके देखिए आपके की पॉइंट कौन कौन से हैं, तो की पॉइंट्स में आपके कम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों का कम्बिनेशन होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का, इस पॉइंट भी ये लिखेंगे। और की डिसीजन शुड बी टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड रूटीन डिसीजन शुड बी टेकन बाय द लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट आता है प्रिंसिपल, वो आपके पास प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, ये हम कल करेंगे, क्योंकि आपकी जो घंटी जो पीरियड जो समाप्त हो गया है, आपको उस तो नेक्स्ट टीचर आ गए होंगे। अगर कोई है तो आप मेरे से पॉइंट अभी डिस्कस कर सकते हैं। क्लास सभी के सभी बच्चे अटेंड जरूर करें भाई, आपके अटेंडेंस जो है वो रेगुलरली नोट हो रही हैं, कभी आपको दिक्कत ना आ जाए बाद में, क्योंकि पिछले साल भी कुछ दिक्कत आ गई थी, काफ़ी सारे बच्चों ने क्लास रेगुलर अटेंड नहीं की, अब उनको जो बड़ी समस्या आने लग रही है, क्योंकि बोर्ड ने अटेंडेंस मांग ली उन लोगों की, और अब उनको बड़ी समस्या आ रही है। अब वो झूठी सच्ची जैसे तैसे पूरी करें या कैसे करें समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। ठीक है जी, तो आज हम इतना ही करते हैं, अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं सुबह फिर अकाउंट से